नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो आपको देखिए। आज मैं आपको सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, बद्धाक्षर, मुक्ताक्षर तीन टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। किसको अब परिभाषाएं समझाऊंगा आपको लिखने से ज्यादा समझने की आवश्यकता होती है। मैं समझाऊंगा आज आपको। इससे पहले कि मैं समझाना शुरू करूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। इसलिए क्योंकि मैं हर बार जितनी भी वीडियो डालूंगा आप तक टाइम से पहुंच जाए। जो लोग तैयारी करने वाले छात्र हैं वो संजीदा होकर तैयारी करें। मैं आपको बेहतर नोट्स उपलब्ध कराऊंगा और जब तक हिंदी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको बेहतर ढंग से हिंदी के व्याकरण के अलावा कुछ साहित्य के पार्ट्स भी उपलब्ध कराऊंगा जो अधिकांश एग्जाम में आते हैं। इसलिए आप अवश्य हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब हेडिंग डालिए आप सघोष। हेडिंग डालनी है आपको सघोष। किसे सघोष कहते हैं? घोष माने क्या होता है पहले इसको समझने की आवश्यकता होती है। घोष माने क्या होता है? घोष माने आवाज। घोष माने क्या होता है? आवाज। सघोष शब्द से क्या पता चलना चाहिए हमको? आवाज। घोष, सघोष, सघोष दो शब्द हैं। देखिए यहां पर दो शब्द हैं, स प्लस घोष, स प्लस घोष दो शब्द हैं। घोष माने आवाज, सघोष माने घोष के साथ। घोष के साथ सघोष। अघोष घोष के साथ जो नहीं है, अघोष। जैसे अज्ञान, ज्ञान के बिना, ज्ञान रहित, ऐसी अघोष घोष रहित। सघोष घोष रहित। घोष रहित। घोष माने आवाज, नाद, कंपन। क्या होता है जब हम यहां पर हमारे गले में स्वरतंत्रियां होती हैं, ध्यान से समझना, हमारे गले में क्या होती हैं? स्वरतंत्रियां होती हैं। जब हम बोलते हैं तो वो स्वरतंत्रियां या तो आपस में मिल जाती हैं या आपस में फैल जाती हैं। जब स्वरतंत्रियां आपस में मिलकर रगड़ती हैं तो कंपन होगी। कंपन होगी तो घोष होगी, आवाज आएगी। देखिए ये ऐसी स्थिति है, मिली और आपस में रगड़ी तो आवाज भी आएगी और कंपन भी उत्पन्न होगा। इसलिए सघोष माने जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियां, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियां आपस में मिल जाती हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियां आपस में मिल जाती हैं, फलतः नाद या घोष उत्पन्न होता है, फलतः कंपन उत्पन्न होता है। तो लिखेंगे जिन वर्णों ऐसे हैं, मिल जाती हैं, स्वरतंत्रियां आपस में मिल जाती हैं, नाद या घोष या कंपन उत्पन्न होता है। तब क्या लिखेंगे सघोष में? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियां आपस में मिल जाती हैं, स्वरतंत्रियां आपस में मिल जाती हैं, कंठ में स्थित स्वरतंत्रियां आपस में मिल जाती हैं, स्वरतंत्रियां आपस में मिल जाती हैं, फलतः नाद घोष या कंपन उत्पन्न होता है। फलतः नाद घोष या नाद घोष, नाद दो दवात, नाद घोष या कंपन उत्पन्न होता है। उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष घोष के साथ सघोष वर्ण कहते हैं। और एक और बात बता दूं मैं, जब हम बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है ना। जब हम हारमोनियम बजाते हैं तो आवाज आती है। जैसे हारमोनियम में स्वरतंत्रियां होती हैं वैसे हमारे गले में भी स्वरतंत्रियां हैं। जैसे हारमोनियम की स्वरतंत्रियां खराब हो जाएं वैसे गले की स्वरतंत्रियां खराब हो जाए। हारमोनियम की स्वरतंत्रियां खराब हो जाए तो हारमोनियम खराब, हमारी स्वरतंत्रियां खराब हो जाए, हमारी तंत्रियां खराब हो जाए तो बैठ जाता है गला कोई बैठता जो क्या आदमी की तरह, माने स्वरतंत्रियां खराब हो गई। फलस्वरूप क्या होता है? उन स्वरतंत्रियों को सही किया जाता है। क्या? दवाई वगैरह लेकर। हम गला बैठने का मतलब बैठता नहीं आदमी, यही गला बैठना है, स्वरतंत्रियों का खराब होना। सघोष, सभी स्वर सघोष है। तब कौन, इसमें क्या क्या आता है? एक तो एग्जाम में आता है कि कौन सा वर्ण सघोष है, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण का चयन कीजिए। या कभी कभी आता है निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण या सघोष महाप्राण व्यंजन का चयन कीजिए। सघोष अल्प मिक्स करके देता है, अभी लास्ट में समझाऊंगा मैं। आप पहले इसको लिखिए, सघोष में कौन कौन से आते हैं। परिभाषा तो लिख चुके हो, लिखो सभी स्वर। लिखिए सभी स्वर, सभी स्वर अ से लेकर औ तक, अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ, सभी स्वर प्लस वर्ग के। अभी देखिए मैं समझा रहा हूं, वर्ग पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा समझा रहा हूं मैं यहां पर। वर्ग पहले भी समझा चुका हूं पर मैं दोबारा भी समझाऊंगा। अभी
वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम अर्थात वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, कौमा अंतस्थ, कौमा ह, ये सब क्या है? सघोष है। अब ये क्या है? तृतीय चतुर्थ पंचम। देखिए ये वर्ग है क, ध्यान से देखिए, यहां जिसको समझ में नहीं आता वो याद देखिए, नहीं तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आप पहले के चैप्टर्स को अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश कीजिए देखकर, अन्यथा यहां देखिए क वर्ग है, क वर्ग में क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है, ङ, क ख ग घ ङ। इस वर्ग के क्या लिखा हमने? तृतीय चतुर्थ पंचम। इस वर्ग में देखिए तीसरा चौथा पांचवा, ये तीन क्या है? ये तीन सघोष है। उसके अलावा अंतस्थ किसको कहते हैं? पहले वाले वीडियो को देखिए, य र ल। अच्छा आप लिख सकते हो अंतस्थ के साथ य र ल व, अंतस्थ के साथ लिख दीजिए य र ल व। और उसके अलावा ह भी क्या है? ह भी क्या है? सघोष है। उसके अलावा सघोष में र और ढ भी आते हैं, ये नीचे जिसके, इनको उत्क्षिप्त कहते हैं ना, इससे पहले वाले एक दो वीडियो में बनाया हूं, जो उत्क्षिप्त द्विगुणी व्यंजन इनको कहते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुणी क्यों कहते हैं समझा चुका हूं, ये उत्क्षिप्त द्विगुणी ये आते हैं सघोष में। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपोर्टेंट। क्या? सभी स्वर वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, ये वर्ग के तृतीय चतुर्थ, हर वर्ग का 1 2 3, हर वर्ग, ये क वर्ग है तृतीय, इसका च वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम, ट वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम, ट वर्ग का तृतीय चतुर्थ, ये वर्ग है पहले क च ट त प, ये वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में पहला यही, च वर्ग में पहला यही, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये तीसरे चौथे पांचवे, हर वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे अंतस्थ अर्थात य र ल व, ह और ळ और ढ, ये किस में आते हैं? ये आते हैं किसमें? सघोष में। अघोष की क्या परिभाषा? उल्टी परिभाषा, बिल्कुल उसके विपरीत। क्या परिभाषा लिखोगे? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती हैं, स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती हैं, फलतः नाद घोषया कंपन उत्पन्न नहीं होता है, फलतः नाद घोषया कंपन उत्पन्न नहीं होता है। आप परिभाषा लिख रहे हैं अघोष की, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती हैं, फलतः नाद या घोष उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें नाद घोष या कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? वर्ग के प्रथम द्वितीय, वर्ग के प्रथम द्वितीय, क्योंकि तृतीय चतुर्थ पंचम तो सघोष में आ गए, तो प्रथम द्वितीय बच गए ना, क ख बच गया, च छ ट ठ, तो ऐसे वर्ग प्रथम द्वितीय, स स स, स स स, तीनों सौ, ये क्या है आपके? सघोष और अघोष। कुछ बच्चे पूछते हैं सर छ त्र ज्यो, वो छ त्र ज्यो किसी में नहीं आते, ना सघोष में आते ना अघोष में आते। क्यों? क्योंकि वो संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं, दो व्यंजनों के योग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, तो दो व्यंजन आपस में मिले हैं, तो दो व्यंजनों को कैसे आप दो व्यंजनों के मेल से जब एक व्यंजन बनाओ तो उसको सघोष या अघोष में कैसे रखेंगे? संयुक्त व्यंजन किसी में नहीं आते हैं, बाकी सारे व्यंजन कंप्लीट हो गए आपके। अब आप लिखेंगे अल्प प्राण तथा महाप्राण, हेडिंग डालेंगे अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन, उसकी पहली हेडिंग अल्प प्राण, पहले ऊपर हेडिंग डालिए अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन और हेडिंग लिखिए अल्प प्राण। अल्प प्राण देखिए बहुत सरल है। प्राण माने क्या होता है? कोई बताएंगे प्राण माने क्या होता है? सोचिए प्राण माने क्या होता है? प्राण माने होता है वायु। प्राण माने प्राण निकल गए, शरीर से प्राण निकल गए। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि शरीर से कोई वस्तु है प्राण जो निकल गया। प्राण माने वायु निकल गई, शरीर के अंदर वायु है, प्राण निकल गई माने वायु निकल गई। क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली बना शरीरा, पांच तत्वों में एक वायु भी है इस शरीर में, इस शरीर को बनाने वाले में पांच तत्वों में एक तत्व क्या है? वायु। वायु तत्व जब निकल जाता है तो प्राण निकल गए, हम कहते हैं प्राण माने वायु। किसी के प्राण निकलते हैं तो वायु निकल चुकी होती है, वायु का आना जाना बंद, प्राण निकलना वही है। तो अल्प प्राण माने वायु, अल्प प्राण माने कम वायु। जब हम बोलते हैं ना, मैं अभी बोल रहा हूं या आप जब बोलते हो तो अंदर से प्राण निकलते हैं, अर्थात वायु निकलती है, वायु निकलती है। आप कुछ भी बोलो, आप क बोल दीजिए तो अंदर से वायु निकलती है, ख बोलिए अंदर से वायु निकलती है। अल्प प्राण माने कम वायु निकलना,
महाप्राण, देखिए अल्प प्राण कम वायु का निकलना, महाप्राण अधिक वायु का, महाप्राण अधिक वायु का निकलना। कैसे पता करेंगे? सरल ट्रिक बताता हूं आपको। आप अपने हाथ को, सरल ट्रिक बता रहा हूं, आप अपने हाथ को मुंह के पास लगाइए, ऐसे मुंह के पास ले जाइए और बोलिए क, ख, ग, घ। आप अंदाज लगाइए किसमें ज्यादा वायु टकराती है हाथ में, क में कि ख में, ग में कि घ में। एक में कम, एक में ज्यादा आएगी, पक्का आप करके देखिए। क, ख, ग, घ। जब आप बोलेंगे तो क में कम, ख में ज्यादा, क में कम तो अल्प प्राण, ख में ज्यादा महाप्राण, ग में कम अल्प प्राण, घ में ज्यादा महाप्राण, घ में कम। अर्थात पहले में कम, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में कम, चौथे में ज्यादा, पांचवे में कम। इसलिए आप ट्राई करके देखिए। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं आती हैं। हाँ, आप रट सकते हो फिर उसके बाद। अगर प्रैक्टिकली करेंगे क, ख, ग, घ, तो प्रैक्टिकली भी पता चलेगा किसमें ज्यादा वायु टकरा रही, किसमें कम, जिसमें कम उसमें अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा उसमें महाप्राण। तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? अब परिभाषा तो ये नहीं होगी ना, परिभाषा क्या होगी? लिखिए अल्प प्राण की परिभाषा, हेडिंग डालिए अल्प प्राण, लिखिए जिनके उच्चारण में, जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण में, व्यंजन नहीं बल्कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु कम वेग के साथ, कम वायु प्राण माने वायु, कम वायु कम वेग के साथ बाहर निकलती है। कम वेग माने स्पीड, कम स्पीड के साथ कम वायु, कम वायु कम वेग के साथ, वेग माने स्पीड, कम वायु कम वेग के साथ बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से आते हैं? सभी स्वर, लिखिए पहले इसमें सभी स्वर, सभी स्वर प्लस, सभी स्वर प्लस वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम, वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम, प्रथम तृतीय पंचम, वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम। ये वर्ग बनाया हूं, क वर्ग का प्रथम क है, तृतीय गौ, पंचम गौ। वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक हो गया, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब लिखो महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण कहते हैं महाप्राण, ज्यादा महाप्राण, प्राणवायु जिन वर्णों के उच्चारण में, लिखिए जिन वर्णों के उच्चारण में, महाप्राण हेडिंग डालिए आपने, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु अधिक वेग से, उसमें था कम वायु कम वेग से, इसमें अधिक वायु अधिक वेग से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अधिक वायु अधिक वेग से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण, वर्ग के दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये तो हो गया सगोश अघोष अल्प प्राण महाप्राण। इसमें से कैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए वर्ग का तीसरा क्या है, यहां ध्यान देना, वर्ग का तीसरा सघोष है, लेकिन वर्ग का तीसरा क्या है, यहां अल्प प्राण है। प्राणत्व के आधार पर तीसरा अल्प प्राण है, घोष के आधार पर तीसरा क्या है, सघोष है। और वहां ये गौ, गौ तीसरा है, सघोष है, गौ तीसरा है, अल्प प्राण है। तो आ जाएगा नीचे ऑप्शन। ऑप्शन कैसे आता है, निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण व्यंजन का चयन कीजिए। सघोष भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी, जैसे गौ सघोष भी है तीसरा और तीसरा अल्प प्राण भी गौ। तो नीचे ऑप्शन बना देगा सघोष भी अल्प प्राण भी, कौन सा व्यंजन है, सघोष अल्प प्राण। वहां एक ऑप्शन गौ जो सही है, ख तो नहीं है। देखिए ख, देखिए ख किस में आता है, ख यहां आता है द्वितीय में, वो अघोष है, सघोष तो नहीं है। अल्प प्राण में प्रथम तृतीय पंचम आते हैं। तो ये फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है, आपको इसको समझना चाहिए। अब आते हैं हम बद्धाक्षर या मुक्ताक्षर, या पुराने पेपर सॉल्व कीजिए तो भी समझ में आएगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। बद्धाक्षर या मुक्ताक्षर किसे कहते हैं?
हेडिंग डालिए बद्धाक्षर तथा मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर तथा मुक्ताक्षर किसे कहते हैं? देखिए बद्धाक्षर की हेडिंग में, बद्धाक्षर के आगे लिखा हूं, हेडिंग डालिए आप बद्धाक्षर, तो इसमें लिखिए बद्धाक्षर में पहले बद्धाक्षर किसे कहते हैं, बद्धाक्षर हेडिंग लिख के लिखेंगे। लिखिए जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उन्हें बद्धाक्षर कहते हैं, उन्हें बद्धाक्षर कहते हैं। अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उन्हें बद्धाक्षर कहते हैं। अब ये ध्वनि किसे कहते हैं, अगला वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, संहिता किसे कहते हैं, संगम किसे कहते हैं, अगले वाली। पर अभी देखिए अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उन्हें बद्धाक्षर कहते हैं। देखिए पुरस में, जैसे पुरस अंतस लिख दीजिए, पुरस अंतस कैसे लिखा हूं वैसे ही लिखना है आपको भी, पुरस अंतस। किसमें देखिए अंत में शौ में, कोई शौ के बाद कोई स्वर होता तो शौ पूरा होता ना, शौ के बाद कोई स्वर होता तो शौ पूरा होता। जैसे प में ऊ है, रौ में ओ है, शौ में कुछ भी नहीं है, तो अंत में क्या है, शौ शुद्ध रूप से व्यंजन है। यहां भी अंत रूप में शुद्ध रूप से व्यंजन है। जिसके अंत में व्यंजन हो वो देखिए अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे बद्धाक्षर कहते हैं। अंत में, यहां तो अंत में देखो विचार में क्या है अंत में, जैसे मैं यहां रामा लिख देता हूं, रामा रामा रटते रामा, विचार में क्या है अ है, रामा में आ, या मैंने हरि लिख दिया, हरि में क्या है अंत में छोटी, र में छोटी ही है ना, आ ओ, अंत में व्यंजन नहीं है, अंत में क्या है इनके स्वर है, र में अ है, मा में आ है, र में ई है, ई आ अ। इसलिए मुक्ताक्षर किसे कहते हैं, जिसके अंतिम ध्वनि स्वर हो, स्वर हो, जिस शब्द के अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। मुक्ताक्षर जैसे विचार, रामा, हरि, अंत में देखिए क्या है, ये बद्धाक्षर मुक्ताक्षर। अब अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, संहिता किसे कहते हैं, संगम क्या है। ठीक हो गया? अगले टॉपिक तक के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।